नमस्कार। आज मैं संविधान के जो तीन स्तंभ हैं उनके बारे में बात करना चाहता हूँ। संविधान के वास्तव में तीन ही स्तंभ हैं: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। बाद में प्रचार तंत्र के बढ़ते रुतबे को देखते हुए मीडिया को भी एक स्तंभ मानने का काम किया, बाकी संविधान में इसका कोई प्रावधान नहीं है। आज सिर्फ न्यायपालिका के ऊपर अपने बात करेंगे। न्यायपालिका से आदमी चाहता है, जो आम नागरिक है वो चाहता है न्यायपालिका निष्पक्ष हो, न्यायपालिका के अंदर समानता हो, अमीर गरीब या किसी भी तरह का कोई फर्क ना हो, पारदर्शिता हो और जवाबदेही हो उसमें, और आचरण उसमें। तो आज निष्पक्षता पे बात करेंगे। इस पे बात शुरू करने से पहले मैं एक बात बताना चाहता हूं कि भारत के उच्चतम न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई जी एक बार एक टीवी डिबेट में आए थे। जब उनसे न्याय व्यवस्था के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं न्याय व्यवस्था में कोई सुधार नहीं कर पा सकता, क्योंकि जो उच्चतम न्यायालय है वो कुछ फिक्सरों के हाथ में है। जो कोई फिक्सर हैं वो चाहे जैसे उसमें फैसला करा सकते हैं, और कोई मिडिल क्लास या गरीब चाहे कि उसको वहाँ न्याय मिलेगा तो ये असंभव है। वहाँ पे अमीर या रसूखदार जो लोग हैं उन्हीं को न्याय मिलता है। अब बात करते हैं निष्पक्षता की। वैसे तो हमारा ये मानना है कि हमारे न्यायालय निष्पक्ष होते हैं, लेकिन अभी कुछ एक सालों में कुछ ऐसे फैसले आए हैं जो इस निष्पक्षता पे संदेह पैदा करते। उनमें से कुछ एक मैं आपके बीच रखना चाहूँगा। पहला मामला मैं रखना चाहूँगा नुपुर शर्मा का। एक टीवी डिबेट के अंदर तस्लीम रहमानी ने शिवलिंग पे अभद्र बात की। उसके जवाब में नुपुर शर्मा ने जो बात कही वो तथ्यों पे आधारित है और इस्लाम के अनुसार है, लेकिन उसके बावजूद उस पर बहुत हंगामा हुआ। जगह जगह उनके खिलाफ में केस जो दर्ज कर दिए गए, और ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ इसलिए गया था कि जो जगह जगह एफआईआर हैं उनको एक जगह दिल्ली में शिफ्ट कर दिया जाए। इस फैसले पे इस मामले पे कोई फैसला लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट में नहीं गुहार लगाई थी। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, उस न्यायाधीश सुन रहे थे, मैं नाम नहीं किसी का बोलूंगा, उन्होंने जो उनका अधिकार क्षेत्र ही नहीं था, क्योंकि उनका मामला ये सुनने का था ही नहीं। उनका मामला सिर्फ ये था कि उनको जो डिफरेंट जगह पे जो उनके केसेज हैं उनको क्लब कर दिया जाए दिल्ली के अंदर। लेकिन उन्होंने इतनी गलत टिप्पणी की, उस टिप्पणी के अनुसार तो उन्होंने नुपुर शर्मा को आरोपित ही घोषित कर दिया। दूसरी तरफ आप सबको पता है उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म को समाप्त करने की बात की, और उससे पहले भी हिंदू धर्म के देवी देवताओं पे जो है हमारे ग्रंथों पे अभद्र टिप्पणी होती रही। लेकिन आपको ताज्जुब होगा, उदयनीर को बुला के
किसी तरह की कोई सख्त जो है एक्शन जो लेना चाहिए था, जो सनातन धर्म को समाप्त करने की बात करता है, वो नहीं लिया गया। दूसरा मैं मामला बताना चाहूँगा किरीट सोमैया का। तत्कालीन महाराष्ट्र सरकार ने उनके खिलाफ एक केस दायर किया कि आईएनएस विक्रांत को बचाने के लिए जो उन्होंने चंदा लिया है उसका पूरा हिसाब सरकार को नहीं दिया और उनके खिलाफ एफआईआर लॉन्च कर दी। किरीट सोमैया दोनों निचली अदालतों में, हाई कोर्ट में चक्कर लगाते रहे, लेकिन उनको जमानत नहीं मिली। दूसरी तरफ तीस्ता सितलवाल, जिन्होंने गुजरात दंगे के पीड़ितों के नाम पे 100 करोड़ रुपए जो है चंदा इकट्ठा किया और उस चंदे को उन्होंने एक सबरन नामक ट्रस्ट के अंदर जमा कर दिया। जितनी भी खरीदारी उसने की वो उसी चंदे से की, उसी रकम से की। यहां तक कि दुबई में उसने सोने के जेवर खरीदे उससे, लंदन से लीकर जो है, जो उससे फ्री होती है कि एक्साइज से, वो लीकर खरीदी, वो उसी चंदे से। उसी सबरंग सोसाइटी के एक बंदे ने ये मामला एफआईआर करवा दिया। आप ताज्जुब करेंगे, पुलिस ने तत्काल कोई एक्शन नहीं लिया। 6 महीने लगाए उसकी पूरी जांच करने के लिए, और 6 महीने बाद जब पुलिस उसको पकड़ने गई तो उसने 10 मिनट तक दरवाजा नहीं खोला, और इसी बीच सुप्रीम कोर्ट से स्टे आ गया। आप ताज्जुब करेंगे, कपिल सिब्बल जो वकील हैं, उन्होंने फोन पे 3 मिनट के अंदर सुप्रीम कोर्ट में बात करके और स्टे प्राप्त कर लिया। कितनी ताज्जुब की बात है। मतलब इतिहास में शायद इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। इसी तरह का मामला है राणा अयूब का। उन्होंने भी गुजरात पीड़ितों के नाम पे चंदा किया इकट्ठा। उस चंदे की कोई ऑडिट नहीं कराई और 5 करोड़ रुपया की एफडी उन्होंने अपने फादर के नाम कर दी। उनके खिलाफ जो है एफआईआर हुई। जब वो विदेश जाने लगी तो उनको रोका गया, तो बंबई हाई कोर्ट के जज ने ये कहा 5 करोड़ की रकम जो है वो कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है, इसको फ्रॉड के रूप में नहीं गिना जा सकता। दूसरी तरफ एक बस कंडक्टर जिस पे सिर्फ 20 रुपए के गबन का आरोप होता है और वो 40 साल तक उस केस को भुगतता है। कितनी नाइंसाफी है। मणिपुर की हिंसा की बात कीजिए। मणिपुर के अंदर 2 औरतों का बलात्कार का मामला है, निंदनीय है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन राजस्थान में उससे ज्यादा केस थे। उस वक्त राजस्थान महिला उत्पीड़न के मामले में टॉप पे था, और बंगाल के अंदर तो चुनाव के बाद में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की जो है महिलाओं के साथ बहुत बर्बरतापूर्ण व्यवहार हुआ और कोई संज्ञान नहीं लिया। जबकि मणिपुर में तो स्वतः संज्ञान ले लिया, लेकिन बंगाल में नहीं लिया। लेकिन जब वहां पे मामला लाया भी गया तो 2 हफ्ते तक कोई सुनवाई नहीं की, और बहुत अफसोसजनक बात है कि उसके बाद मिलोड लोग गर्मियों की छुट्टी मनाने के लिए चले गए। उनको उन बिलखती औरतों के दुख का कोई एहसास, किसी प्रकार का कोई एहसास नहीं हुआ। कोई साधारण आदमी अगर किसी की जमीन पे या सरकारी जमीन पे कब्जा कर ले तो उसके खिलाफ एफआईआर भी होगी, उसको जो है गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा, बहुत कुछ एक्शन होगा। जहांगीरपुरी के अंदर
जब हाईकोर्ट के आदेश पे बुलडोजर चलाने की बात हुई, 10 बजे बुलडोजर साइट पे पहुंचे, 10:30 बजे जो है उनको चाहने वाले वकील लोग जो है, वो जो कब्जा वाले जो लोग थे उनके लिए वकील लोग पहुंच गए। 10:45 पे जज बैठे और आप देखिए 15 मिनट के अंदर उनको स्टे दे दिया। मतलब आप ये देखिए, इतने जो मैं मामले बता रहा हूं इसमें दूसरे पक्ष को तो सुना ही नहीं, एक पक्ष से स्टे दे दिया। और जबकि 2017 के अंदर ये केस दर्ज किया था कि ये जो घुसपैठिए रोहिंग्या और जो बांग्लादेशी आए हुए हैं इनको देश से बाहर किया जाना चाहिए। उस पे सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों से कंसेंट मांगी, जवाब मांगे, और वो जवाब अभी तक नहीं आए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट शांत है। जबकि अभी कुछ दिन पहले आपने देखा हुआ इलेक्टरल बोर्ड के चक्कर के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई के बार बार रिक्वेस्ट के बाद उसको समय नहीं दी, उसको जो समय सीमा कोर्ट ने वो तय की थी उसको कहा इसी समय सीमा के अंदर आप जो है अपना जो डॉक्यूमेंट जो हम मांग रहे हैं वो देने का काम कीजिए। एक फिरोज नाम का व्यक्ति 4 साल की मासूम को उठा ले जाता है, उसके साथ बार बार बलात्कार करता है, उसके अंतरंग अंग कपड़े की तरह चिथड़े हो जाते हैं, बाद में उसको गला दबा के मार देता है, उसको फांसी की सजा होती है, और कोर्ट बाद के अंदर उसको फांसी की सजा को आपके आजीवन कारावास में बदल देता है। कितना रहमदिल होता है ना कोर्ट, उसको उस बच्ची के ऊपर कोई रहम नहीं आया। ये इससे ज्यादा दर्दनाक तो कोई बात ही नहीं हो सकती है। तीसरा सितलवार का भी ताजा उदाहरण ले लीजिए। हाई कोर्ट शनिवार की सुबह उसका जो है स्टे वैकेट करती है, उसकी गिरफ्तारी होती है, और शनिवार को रात को कोर्ट खुलवा के 3 जजों की बेंच बैठा के और उसको स्टे दे दिया जाता है। उसमें भी दूसरी पार्टी से कोई पूछने की आवश्यकता नहीं है, सीधा स्टे दे दिया जाता है। याकूब मेनन, जिसको सुप्रीम कोर्ट के आदेश से फांसी की सजा हुई, चंद आदमी उसके लिए कुछ लिख के देते हैं और सुप्रीम कोर्ट रात को खुल जाता है। कितने लोगों के लिए खुलता है भाई? रंजन गोगोई जी ठीक कहते हैं कि कोर्ट फिक्सरों के हाथ में आया हुआ है, फिक्सरों के शिकंजे में है, और ये जितने भी केस, आप सुप्रीम कोर्ट को खुद सोचना चाहिए कि ये जो घुसपैठी हैं इनके पास इतना क्या पैसा है कि सीधा सुप्रीम कोर्ट आया था। एक आम आदमी समझ सकता है, सुप्रीम कोर्ट नहीं समझ सकता। माफ करना। दूसरा, ये जो सुप्रीम कोर्ट है इसका अपना चैनल है ना, लोअर कोर्ट्स आपके जो है डिस्ट्रिक्ट हाई कोर्ट वगैरह वगैरह। क्या ये हर एक आदमी को सीधा सुप्रीम कोर्ट जो है डील करने के लिए तैयार है? ये वीवीआई पर भी कल्चर है, फिर निष्पक्षता कहां हुई? सलमान खान को हाई कोर्ट जो है सजा दे, सॉरी आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सजा देता है, और हाई कोर्ट शाम को ही उसको स्टे दे देता है। उसमें भी दूसरी पार्टी को सुनने की उनको कोई जरूरत नहीं होती। एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट किसी डिपार्टमेंट को लापरवाही बरतता है,
तो उसके ऊपर बड़ी सख्त कार्रवाई करता, आपने ये नहीं किया, वो नहीं किया। और सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है, एक आदमी को बेल देता है, कितने साल तक उस केस की सुनाई नहीं होती। ये बहुत गलत चीज है। ये या तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर बैठे हुए लोगों की इंटेंशन मैलाफाई है या निष्क्रियता है, दोनों में से एक चीज है। एक आम आदमी को बेल नहीं मिलती, और लालू यादव सब पॉलिटिकल जो है एक्टिविटीज में भाग ले रहा है, उसको मेडिकल ग्राउंड पे आपने जो है ना बेल दे रखी है। उसकी एक्टिविटी देख के स्वतः ज्ञान लेके क्या उसकी बेल को आप रिजेक्ट नहीं कर सकते। ये चंद उदाहरण जो लोगों के मन में संदेह पैदा करते हैं कि क्या हमारा जो न्यायपालिका है वो निष्पक्ष है। साथियों, मैं आज इस अंक को यहीं समाप्त करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं, इसको आप जरूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे YouTube को, क्योंकि इसका जो है आपका और भी इसी बात पे 1-2 एपिसोड और आने, फिर इसका जो है मैं प्रचार करूंगा। तो आपसे निवेदन है आप इसको लाइक करें। नमस्ते, जय हिंद, प्रणाम।